हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे अगरू के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि अगरू को आचार चरक अनुसार किस गण में रखा गया है। तो शीत प्रशमन, श्वासहर और शिरोविरेचन गण में रखा गया है अगरू को। अब अगरू के बोटेनिकल नेम की बात करते हैं। एक्विलेरिया एगेलोचा और इसकी जो फैमिली है थाइमेलिएसी फैमिली है। अब इसके रसपंचक की बात करते हैं। LRT 432, LRT से लघु रुच्च तीक्ष्ण, 4 से कटु रस प्रधान, 3 से कटु विपाक और 2 से उष्णवीर लिया गया है। इस तरह से आपको LRT 432 से अगरू का रसपंचक याद हो जाएगा। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो इसका पहला पर्याय है लोह। अब अगरू को लोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगरू का जो वृक्ष होता है वो बहुत भारी होता है। तो लोहे के समान भारी और कृष्ण होने के कारण अगरू को लोह कहा जाता है। अब दूसरा है कृमिज और कृमिजग्ध। अगरू का जो पुराना वृक्ष होता है उसमें कृमियों के द्वारा वृक्ष में ग्रंथि बना दी जाती है जिससे अगरू सार निकलता है। इस कारण से अगरू को कृमिजग्ध भी कहा जाता है। प्रवर और योगज इसके ये पर्याय हैं। और अगरू को एलोवुड भी कहा जाता है और इग्लवुड भी कहा जाता है। तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एलोवुड या ईगलवुड किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर है अगरू। तो अगरू के पर्याय लोह, कृमिज या कृमिजग्ध, प्रवर या योगज। इस तरह से आपको अगरू के पर्याय याद हो जाएंगे। अब अगरू के उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। तो यह पूर्वी हिमालय प्रदेश, मणिपुर, भूटान, सुमात्रा, मलय द्वीप में इसकी उत्पत्ति होती है। अब इसके जाति की बात करते हैं। तो राजनिघंटू ने अगरू की 4 जातियाँ बताई हैं। पहला है कृष्ण अगरू, दूसरा है काष्ठ अगरू, तीसरा है दाह अगरू, चौथा है मंगल अगरू। इनमें से मंगल अगरू जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। इसका वर्णन राजनिघंटू में किया गया है। अब अगरू का केमिकल कंपोजिशन देखिए। सेस्क्वाइटर्पिन अल्कोहल, सेस्क्वाइटर्पिन अल्कोहल अगरू का केमिकल कंपोजिशन है। अब अगरू के स्वरूप की बात करते हैं। तो आप इमेज में देखते चलिए और समझते चलिएगा। तो अगरू का जो वृक्ष होता है वो 60 से 70 फीट ऊंचा होता है और 5 से 8 फीट मोटा होता है। ठीक है। अब इसके कांड तक की बात करते हैं। तो ये बाहर से बिल्कुल कागज के समान पतला होता है और इसे प्राचीन काल में भोजपत्र के समान लिखने के लिए काम में लेते थे अगरू के काष्ठ त्वक को। अब अगरू की काष्ठ देखिए आप इमेज में, आपको श्वेत और कोमल दिख रही होगी। और जो अगरू की जो नई काष्ठ होती है उससे कोई विशिष्ट प्रकार की गंध नहीं आती है। और पुराने अगरू की काष्ठ कीट जग्ध होने के कारण कृष्ण वर्ण की हो जाती है जिससे अगरू की विशिष्ट गंध आती है। अपन ने पर्याय में ही बात किया था कि कृमि या कृमिजग्ध इसका पर्याय है। जो पुराना अगरू का वृक्ष होता है वो कृमियों के द्वारा खा लिया जाता है जिससे वृक्ष में ग्रंथि बन जाती है जिससे अगरू सार निकलता है। और इस अगरू सार के कारण ही पुराने वृक्ष से गंध आने लगती है, विशिष्ट गंध आने लगती है। अब पुराने वृक्ष से गंध आने का कारण क्या है उसे अपन देखते हैं। जो पुराना वृक्ष होता है उसके अंदर एक कृमि प्रविष्ट हो जाता है और उस कृमि के कारण, कृमिजग्ध के कारण तेली रॉल निकलता है जिसके कारण अगरू में सुगंधता, कृष्णता और भारीपन आ जाती है। और अगरू अगर सुगंध, भारी और कृष्ण वर्ण का होता है और पानी में डूब जाता है तो ये उत्तम अगरू की पहचान है। अगरू में विशिष्ट गंध आने का कारण है कृमिजग्ध। कृमिजग्ध यानी कि कृमियों के द्वारा वृक्ष में ग्रंथि बना देना जिससे अगरू सार निकलता है जिसके कारण अगरू में विशिष्ट गंध आती है। अब अगरू के पत्र की बात करते हैं। तो ये चमड़े की तरह पतले होते हैं, चमकीले होते हैं, भालाकार होता है और 2 से 3 इंच लंबा होता है। आपको इमेज में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। इसके पुष्प को आप इमेज में देखिए, श्वेत गुच्छे में दिख रहे होंगे। अब इसके फल की बात करते हैं तो 1 से 2 इंच लंबा होता है, लंबाग्र होता है, चिकना होता है, पतला होता है और अभी भाला आकार का होता है। इमेज में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आपको इमेज से अगरू का स्वरूप पता चल गया और अगरू विशिष्ट गंध आने का कारण भी पता चल गया जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं। इमेज को देखिए और स्वरूप को अपने से लिखने की कोशिश करिए। अब अगरू के प्रयोज्य अंग की बात करते हैं कि किस अंग का प्रयोग किया जाता है अगरू का। तो कांड, सार और तैल इसका प्रयोज्य अंग है। अब मात्रा की बात करते हैं तो अगर चूर्ण ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम, अगर तेल ले रहे हैं तो 1 से 5 बूंद अगरू का प्रयोग किया जाता है। अब विशिष्ट योग की बात करते हैं तो अगुरवादी तेल, अगुरवादी तेल अगरू का विशिष्ट योग है। अब आखिरी में अगरू के दोषकर्म और आमेक प्रयोग की बात करते हैं। तो पहले अपन एक श्लोक देखते हैं। रासना अगुरणी शीत
अपनयन प्रलेपना नाम, मतलब कि रासना और अगरू शीतनाशक प्रलेपों में श्रेष्ठ है, जिसका वर्णन अग्रह प्रकरण में किया गया है। अब अगरू के दोष कर्म और आमयिक प्रयोग को अपन एक टेबल फॉर्म में देखते हैं। अगरू दोष कर्म में कफ वात सामक होता है, तो कफ वात सामक होने के कारण कफ वातज रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब संस्थानिक कर्म की बात करते हैं, तो संस्थानिक कर्म में अपन बाह्य देखते हैं। तो श्लोक में ही बात किया था कि शीत अपनयन प्रलेपना नाम, तो मतलब कि इसका जो प्लेप होता है वो शीत प्रशमन और वेदना स्थापन होता है। तो शीत प्रशमन होने के कारण शैथ तो चर्म रोगों में और वेदना स्थापन होने के कारण संधिवात आम वात में अगरू का लेप किया जाता है। अभ्यंतर संस्थान की बात करते हैं, तो अभ्यंतर संस्थान में अपन सबसे पहले नाड़ी संस्थान को देखते हैं। तो कटु रस प्रधान होने के कारण यह उत्तेजक होता है और वातहर होता है। तो वातहर होने के कारण वात व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पाचन वह संस्थान में देखिए, तो ये कटु रस प्रधान होने के कारण मुख शोधन, दीपन, पाचन और अनुलोमन होता है। तो मुख शोधन होने के कारण मुख की दुर्गंध नष्ट करने में और दीपन, पाचन और अनुलोमन होने के कारण अग्निमंद और आमदोष में इसका प्रयोग किया जाता है। अब रक्त वह संस्थान की बात करते हैं, तो कटु रस प्रधान होने के कारण यह हृदय उत्तेजक और रक्त शोधक होता है। तो हृदय उत्तेजक होने के कारण हृदय द्वारबल में और रक्त शोधक होने के कारण रक्त विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब श्वसन वह संस्थान में देखते हैं, तो कटु रस प्रधान होने के कारण कफग्न और श्वासहर है। तो कफग्न और श्वासहर होने के कारण काश, श्वास और हिक्का में प्रयोग किया जाता है। प्रजनन वह संस्थान में बाजीकरण है, तो बाजीकरण होने के कारण यह क्लैव्य में प्रयोग किया जाता है। अब मूत्र वह संस्थान की बात करते हैं, तो कटु रस प्रधान होने के कारण मूत्र संग्रहणी है। तो मूत्र संग्रहणी होने के कारण सैया मूत्र या हस्ती में इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा में देखेंगे तो इसमें भी कटु रस प्रधान होने के कारण कुष्ठग्न होता है। कुष्ठग्न होने के कारण चर्म रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ताप कर्म की बात करते हैं, तो अपन ने श्लोक में ही बात किया था कि शीत अपनयन मतलब कि शीत प्रशमन में श्रेष्ठ होता है, तो शीत ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। सातवीं करण में देखते हैं तो बल और रसायन होता है, तो बल और रसायन होने के कारण ये दौर्बल में उपयोगी होता है। इस तरह से आपको अगरू का दोष कर्म और आमयिक प्रयोग टेबल फॉर्म में बताया गया है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और आप आसानी से समझ सकेंगे और लिख सकेंगे। अब अगरू के इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, तो पहला ये है कि ज्वर में अगरू को फांट पिलाने से तृष्णा कम होती है। दूसरा, त्वचा रोग या दाह में अगरू का लेप करने से लाभ मिलता है। तीसरा ये है कि श्वास, काश, हिक्का में अगरू तेल का प्रयोग लाभदायक माना जाता है। इस तरह से अगरू के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इस तरह से आपको अगरू का बोटेनिकल नेम, फैमिली, रसपंचक, पर्याय, स्वरूप, दोष कर्म और आमयिक प्रयोग और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिए गए हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।